चलिए तो और खबरों को विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के। राज्य सरकार की सेवाओं में कार्यरत महिलाओं को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश नहीं मिलेगा। यानी कि 2 बच्चे शुरुआत में है तो मैटरनिटी लीव मिलेगी, लेकिन अगर तीसरा बच्चा होता है तो फिर मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के लिए राज्य सेवाओं की कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने के आदेश को निरस्त कर दिया है। दरअसल हल्द्वानी की एक नर्स ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि तीसरी संतान होने पर उन्हें मातृत्व अवकाश नहीं दिया गया। इस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत से कहा कि मातृत्व लाभ अधिनियम निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर लागू होता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नहीं। सरकार ने अपील फाइल करी और सरकार का तर्क था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। हमारे यहाँ की सर्विसेज संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त जो रूल्स शक्तियों में जो रूल्स बनाए जाते हैं उससे गवर्न होती है। कोर्ट ने हमारे तर्क को स्वीकार किया और 2 आधार पर अपील अलाउ करी। पहला कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। दूसरा, संविधान का अनुच्छेद 42 ऐसे मामलों में उसको एक्सरसाइज करके रिट नहीं इशू की जा सकती। हरिद्वार में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक स्कूल की छत ढह गई। तो इस सालों से स्कूल जर्जर हालत में था और आज गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। तो ज्वालापुर के प्राथमिक विद्यालय 5 की छत जो आखिरकार ढह गई। तो इस स्कूल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। तो इसे एक बहुत बड़ी हम अच्छी किस्मत कहेंगे उन माता पिता की भी जिनके नौनिहाल यहाँ आते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लापरवाही प्रशासन की कि जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ इतनी जर्जर हालत में स्कूल के भवन में बच्चों की पढ़ाई को अलाउ कैसे किया जा रहा है। तो तस्वीरें देखिए, कोई बड़ा हादसा हो सकता था, उसके बाद बहुत बड़े बड़े वादे होते, कार्रवाई की बात भी होती, लेकिन स्कूल की इमारत को देखकर ही लग रहा है कि ये कभी भी हादसे का सबब बन सकती थी। और हादसा हुआ, किस्मत अच्छी थी कि इस वक्त स्कूल में कोई मौजूद नहीं था। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत आज केदारनाथ पहुंचे। यहां बाबा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। केदारनाथ के दर्शन के बाद थल सेना अध्यक्ष नीलगिरी आर्मी गेस्ट हाउस पहुंचे। तो उनका गेस्ट हाउस में रुकने का कार्यक्रम है और रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और बद्री विशाल के विधिवत दर्शन पूजन करेंगे। राज्य की त्रिवेंद्र रावत सरकार का कार्यकाल 2.5 साल का हो चुका है, यानी कि आधा कार्यकाल हो चुका है। इस 2.5 साल में कैसा रहा सरकार का सफर और बाकी बचे आधे कार्यकाल में क्या बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 56 विधायकों वाली त्रिवेंद्र रावत सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया और आधा सफर अभी बाकी है। उत्तराखंड में अब तक की सबसे मजबूत सरकार ने कई बड़े फैसले किए, जिनमें पलायन आयोग का गठन सबसे अहम रहा। वहीं स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा में भी सरकार ने सुधार के कई प्रयास किए। साल 2018 की इन्वेस्टर समिट भी त्रिवेंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि रही। इसमें देश भर के कारोबारियों ने 124 लाख करोड़ के 601 MOU साइन किए। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत सरकार ने की, जिसमें रिस्पना कोसी नदी को पुनर्जीवित करना, अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत, देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा की शुरुआत और किसानों को 2% ब्याज पर 1 लाख का सस्ता लोन देकर सरकार ने सूबे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। देखिए, इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में हमने विशेष और उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। हम जब सत्ता में आए थे तो सबसे बड़ा काम यह था कि जनता का सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो गया था कि सरकार क्या होती है। हमने उस विश्वास को कायम रखने का काम किया। हमने एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार देने का काम किया। हमने युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हमने महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया। हमने राज्य के अंदर लगभग टूरिज्म के क्षेत्र में एक उद्योग का दर्जा देते हुए और आने वाले निवेशकों के द्वार खोले अपने राज्य के उनके लिए। सफर जब सफलता के साथ आगे बढ़ा तो त्रिवेंद्र सरकार ने सियासी मोर्चे पर भी खुद को बीज साबित करने की कोशिश की। 7 नगर निगमों के चुनाव में 5 पर बीजेपी के मेयर जीते और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। हालांकि इसके बाद हुए श्रीनगर और बाजपुर निकाय चुनाव में बीजेपी को निराशा हाथ लगी।
आज हम 2.5 वर्ष पूरा करने के बाद हम जानते हैं पंचायत चुनाव में अपने 2.5 वर्ष की उपलब्धि लेकर जा रहे हैं। हम जानते हैं आने वाला जो महाकुंभ है वो एक हमारे लिए उत्तर प्रदेश के अर्धकुंभ के बाद उससे अच्छी व्यवस्थाएं हम दें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। राज्य के अंदर आने वाले समय में जो हमारा सबमिट हुई थी उसमें जो हमारे कमिटमेंट हुए थे उनको धरातल पर लाने की बात है। आने वाले समय में युवाओं को ठीक प्रकार से और रोजगार से जोड़े, इसकी बात है। ये सारा काम हम करेंगे। महाकुंभ एक बड़ा चैलेंज होगा, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी से हम लगे हुए हैं भारत सरकार और अन्य विभागों से बातचीत करके और एक ठीक दिशा में बढ़ा रहे हैं। 2.5 साल के कार्यकाल के बाद अब बीजेपी पंचायत चुनाव में मैदान मारना चाहती है। वहीं 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव का संग्राम। जाहिर है सरकार के लिए अगले 2.5 साल सियासी रूप से चुनौती भरे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो इस अवसर पर क्या कुछ कहा है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, सुनिए। देखिए, मैं बधाई देने की औपचारिकता तो जरूर निभाऊंगा और शुभकामना भी दूंगा कि वो 5 साल मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि राज्य को सबसे बड़ी जरूरत राजनीतिक स्थिरता की है, ताकि स्पष्ट तौर पर जनता के हितों के साथ कुठाराघात या राज्य के हितों के साथ कुठाराघात किसने किया नहीं किया उसका स्पष्ट मूल्यांकन हो सके। और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से, यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और अभियान की सुस्त चाल को लेकर अदालत नाराज है। नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष MDDA, सचिव शहरी विकास, जिलाधिकारी, कोर्ट कमिश्नर को अवमानना का दोषी माना है। तो जो अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश दिया था उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ, जिसके बाद हाईकोर्ट सख्त है और अवमानना का दोषी माना है कई जिम्मेदार अधिकारियों को। तो आपको बता दें कि जो अभियान काफी सुस्त गति से चल रहा है, यानी कि अतिक्रमण तय समय के अंदर जो नहीं हटाया गया है उससे अदालत नाराज है और नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष MDDA, सचिव शहरी विकास, जिला अधिकारी और कोर्ट कमिश्नर को अवमानना का, यानी कि जो अदालत का आदेश था उसको ना मानने का दोषी माना गया है। साल 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में 20 सितंबर को हरीश रावत नैनीताल हाईकोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले आज देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर CBI ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर इसका विरोध करेंगे। साथ ही 20 सितंबर को हरीश रावत की पेशी के दौरान कोई भी कांग्रेस का नेता या कार्यकर्ता नैनीताल नहीं जाएगा। से केंद्र सरकार CBI का दुरुपयोग करके हमारे वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अगर CBI ने हरीश रावत जी के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर उसका तीव्र और तीखा विरोध करने का काम करेंगे। घोर निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं जिस तरह से राजनीतिक दल राजनीतिक विपक्ष को अपना दुश्मन नहीं वरन अपना निंदक मानकर निकट रखती आई है, वैसे ही रखें। यदि उन्होंने इस प्रकार की बदले की कार्रवाई की तो इसके देश में गंभीर परिणाम होंगे। लोकतंत्र की हत्या करने पर जनता भी नहीं माफ करेगी और राजनीतिक दल भी नहीं माफ करेंगे। वहीं हरीश रावत कह रहे हैं कि वो कई बार राजनीतिक आंदोलन में जेल जा चुके हैं, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। CBI को जहां से मुझे ले जाने में आसानी होगी मैं वहां खड़ा मिलूंगा। यदि कुछ लोग चाहते हैं मैं गिरफ्तार हूं तो मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं, लेकिन जहां तक डर का सवाल है, मैं तो जब चौधरी चरण सिंह जी ने यूनियन खत्म कर दी थी 7 महीने 19 दिन एक साथ जेल में रहा था, और जब इंदिरा जी के खिलाफ वो चल रहा था तब मैं 3 बार जेल में रहा था। और फिर उत्तराखंड मूवमेंट के दिनों के अंदर जब हमने अंतिम चरण में चलाया था तो दिल्ली का कोई थाना नहीं था जहां मैं डिटेन नहीं रहा हूं। तो हमारे लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई में कोई मुझको जेल ले जाना चाहता तो आई एम हैप्पीली रेडी।
और अब बात पंचायत चुनाव की, तो यहां पर कांग्रेस ने देहरादून में एक बड़ी बैठक की है जिसमें नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि कार्यकर्ताओं को बताओ, जनता तक जाओ और जीत कराओ। कांग्रेस भवन में पंचायत चुनाव को लेकर करीब 3 घंटे तक बैठक चली। बंद कमरे में प्रदेश भर के नेताओं को प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदयेश ने जीत का मंत्र दिया। दोनों बड़े नेताओं ने साफ कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी की असली परीक्षा है। जरूरत साथियों से वार्ता हुई, जिला अध्यक्ष और महानगर के जो अध्यक्ष हमारे हैं उनसे और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से वार्ता हुई और उस वार्ता के बाद हम जो है जिला पंचायतों में जो है अधिकृत प्रत्याशी कहाँ लड़ाएंगे और कैसे लड़ेंगे, इस पर बड़ी विस्तार से वार्ता हुई। पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष ने कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया कि जनता के बीच जाकर प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाइए। कांग्रेस कार्यकर्ता तक तो बात पहुंची हुई है, बात पहुंचानी हमने लोगों तक, गांव के आम नागरिक तक हमने बात पहुंचानी। और ये पंचायत चुनाव सही समय पे है, राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए हैं, केंद्र सरकार का दूसरा टर्म का भी लगभग 3 महीने हो गए हैं और इस सरकार की जो निरंकुशता है, जो भ्रष्टाचार हैं, जो आर्थिक स्तर पे आर्थिक व्यवस्थाएं जो हैं देश की जो बदहाल स्थिति में है, ये सही समय है जब हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। पंचायत चुनाव उत्तराखंड के 12 जिलों में होना है। ऐसे में देर से ही सही लेकिन कांग्रेस ने कमर कस ली है। ये बात भी समझ में आ चुकी है कि पंचायत चुनाव असली परीक्षा है और इसके नतीजे तय करेंगे कि 2022 में कांग्रेस बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। देश में जनसंख्या के मुद्दे पर अब सोचने का वक्त आ गया है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ से ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम हो और सरकारें कर रही है। योगी जी, मोदी जी ने एक और अहम मुद्दा 15 अगस्त को अपनी स्पीच में उठाया, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल का मुद्दा। काफी समय उन्होंने बिताया उस पर, कहा उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, यहां पर यह चीज और भी ज्यादा लागू करती है। आपका क्या व्यू है इस पर, पॉपुलेशन कंट्रोल पर? आपका बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है और कहीं ना कहीं हमारे पास जो मानव संसाधन वर्तमान में है, अब इसके क्वालिटी स्ट्रेंथन की बात होनी चाहिए। आप कितना भी डेवलपमेंट करेंगे, अगर आबादी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो एक समय के बाद आपके सामने रिलीजियस डेमोक्रेसी की भी एक प्रॉब्लम होगी, एक समस्या पैदा होगी। दूसरा, आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास संतुलित हो, समावेशी हो और उस समावेशी और संतुलित विकास की दृष्टि से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? आप एकदम जरूर, समय आने पे इस पर उससे कदम उठाएंगे। तो इस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं? आप लोग हमारे उस पर चल रहा है, इसमें हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और हम इसको आगे लेकर चलेंगे।